हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2023 में दोबारा से होने वाला है, तो उसकी मैं आप लोगों की तैयारी करा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट हिंदी से लैंग्वेज फर्स्ट चाहे जो आप रखिए लैंग्वेज में, मतलब हिंदी का मैं लेकर आई हूँ। लैंग्वेज से हिंदी का मैं गद्यांश वाला पैसेज वाला पार्ट लेकर आई हूँ, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो हिंदी वाला होता है या संस्कृत वाला लैंग्वेज में जो भी, चाहे दोनों, चाहे इंग्लिश लेंगे, चाहे संस्कृत लें, चाहे हिंदी लें, कुछ भी लें, उर्दू पंजाबी जो भी लें, उसमें जो है दो पैसेज आते हैं। एक काव्यांश से आएगा, एक गद्यांश से आएगा। जो गद्यांश वाला पार्ट होता है उसमें से कभी कभी 9 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो काव्यांश वाला पार्ट होता है उसमें क्या कहते हैं 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल टोटल मिला करके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? पैसेज से। और 15 नंबर के कंटेंट से आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 30 नंबर के हो जाते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है ये आसान सा होता है, बहुत कठिन नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप आसान भी मत कहिए, नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। क्या कहते हैं, तो आप लोग ये ध्यान में रख करके सही से अगर तैयारी करेंगे तो तैयारी हो जाएगी अच्छी से। अगर आपका लैंग्वेज वाला पार्ट क्या कहते हैं अच्छे से तैयार हो गया, CDP वाला पार्ट तैयार हो गया, तो आपको पेपर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था कि मैंने पहले लैंग्वेजेस तैयार किए थे। आई मीन CDP वाला पार्ट तो सरल ही होता है, CDP तैयार कर लिए थे, मेरा अच्छे से पास हो गया था पेपर। ठीक है, अब मैं ये बता दी अपना सारा कुछ। अब हम देख लेते हैं पैसेज किस तरीके से आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने बताया, इसे बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम पैसेज करने के लिए क्या करेंगे, हम पैसेज करने के लिए पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है पूरा पैसेज पढ़ डालते हैं, और क्या कहते हैं अगर जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में से पैसेज के फर्स्ट वाली लाइन में ही आंसर हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले क्या कहते हैं क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, उसके बाद हमें आंसर के लिए पैसेज पढ़ना चाहिए। तो कभी कभी बीच में मिल जाता है आंसर, कभी कभी ऊपर के लाइन में ही मिल जाता है, कभी कभी हम नीचे से देखते हैं तो नीचे से ही मिल जाता है। तो नहीं तो अगर हम पूरा टोटल पढ़ेंगे तो हमारा समय का नष्ट हो जाता है। तो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहले देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम पहले क्या कहते हैं क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम पैसेज देखेंगे, नहीं तो हमारा समय खराब हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। गिजू भाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण को आवश्यक माना है। इसमें ये पूछा गया है कि गिजू भाई जो थे वो बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण को ज़्यादा महत्व दिया था। तो विद्यालय के अधिकारियों का, बालक के माता पिता का, बालकों के सहपाठियों का, नीतिकारों का। तो चलिए पैसेज देखते हैं। पैसेज में क्या है, गिजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था और उनका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द क्या कहते हैं बालक था, नहीं, इर्द गिर्द रहा था। पर वे महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं नहीं है। तो यहाँ पे किसके शिक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है शिक्षण, बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता के शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसका शिक्षण, माता पिता का शिक्षण। तो आंसर में क्या होगा, माता पिता का शिक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बालकों के माता पिता का शिक्षण। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि क्या कहते हैं आप लैंग्वेज वाला पार्ट अगर तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो पैसेज 15 नंबर के आते हैं, उसी में से ढूंढ कर करना रहता है, ये भी आसान सा हो जाता है। कंटेंट वाला थोड़ा आता है, घुमा के पूछता है, क्योंकि अब ऑफलाइन वाला पेपर आसान नहीं आता है। जो ऑनलाइन वाला पेपर आता था थोड़ा मतलब घुमा के, कभी कभी बीच में कठिन वाला पूछ लिया जाता था, तो कभी आसान वाला पूछ लिया जाता था, तो थोड़ा पेपर आसान बन जाता था। लेकिन ऑफलाइन वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही पेपर तो हुआ अभी तक, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप अभी से पढ़ाई करेंगे सही से तो आपका सीटेट ज़रूर पास होगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं रात भर जाग करके क्या कहते हैं क्वेश्चन इकट्ठे करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, लाइक कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए, मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अभी वाला देखते हैं। गिजू भाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी जरूरी है, पाठशाला की शिक्षण नीति की, पाठशाला का वित्त प्रबंधन का, पाठशाला का स्थापना दिवस का, एंड
पाठशाला की प्रबंधन समिति का। तो चलिए गद्यांश देखते हैं, उसी में से हमें क्या कहते हैं आंसर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। नीति, कौन सी नीति आवश्यक है? क्या था क्वेश्चन? माता पिता को किसकी जानकारी होनी जरूरी है? किसकी जानकारी होनी जरूरी है? यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। किसकी? शालाएं जिसकी, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या कहते हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो इसके ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। किसकी जानकारी होनी जरूरी है? शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती है। शालाएं, जो शालाएं हैं शिक्षण नीति, जो ये शालाएं हैं शिक्षण नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, क्या कहते हैं, उनके साथ करती हैं। माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। नीति को और शालाएं, शालाएं नीति और शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन जो करती हैं, माता पिता को उनकी भी जानकारी होनी जरूरी है। नीति की जानकारी होनी जरूरी है। शालाएं और नीति की जानकारी होनी जरूरी है। किनको? माता पिता को। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। माता पिता को किसकी जानकारी होनी जरूरी है? तो पाठशाला की शिक्षण नीति की। शालाएं का मतलब आप ही जान नहीं रहे होंगे, पाठशाला होता है। पाठशाला और शिक्षण नीति की, ठीक है। यहाँ पे ना ही पाठशाला की प्रबंधन समिति का कोई वो दिया गया है, और ना ही पाठशाला का स्थापना दिवस दिया गया है, ना ही पाठशाला का वित्त प्रबंधन दिया गया है, और ना ही पाठशाला की ये तो सही होगा पाठशाला की शिक्षण नीति। तो यही वाला सही है। कौन सा? फर्स्ट नंबर सही है। तो लगा देते हैं फर्स्ट नंबर। तो यही वाला सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आप लोगों का सीटेट जरूर पास होगा। आप लोग ये मन में मन रखिएगा कि सीटेट के पेपर बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है सीटेट का। अगर आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग अच्छे से आराम से निकाल लेंगे सीटेट। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बालक शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? मतलब जो गद्यांश है उसके अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? जो बालक शिक्षण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष गीजू भाई ने कौन सा माना है? किसके ऊपर ये गद्यांश है? गीजू भाई। तो गीजू भाई ने बाल शिक्षण का के पक्ष में किसका महत्वपूर्ण दिया है? किसको महत्वपूर्ण माना है? तो चलिए देख लेते हैं पैसेज में किसको महत्व माना है। तो यहाँ पे बालक, यहाँ तक हो गया था। शालाओं ने बाल विकास और बाल शिक्षण के नियमित रेखांकित की है। उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष है। उनके बाल कौन? बाल शिक्षण के निमित्त रेखांकित की है, और उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता, और इच्छाएं आज्ञाएं ना थोपने। यहाँ पे गीजू भाई क्या कह रहे हैं कि जो बालक हैं बालक को आज़ादी दे, और जो वो करना चाह रहे हैं वो करें, उनकी जो इच्छा है वही करें, और वो जो उनकी रुचि हो करने में वो अपने रुचि के अनुसार ही कार्य करें। और बालकों को घर में भी, गीजू भाई ने कहा कि घर में भी बालकों की रुचियों को महत्व देना चाहिए, उस पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए। जो बच्चा करना चाह रहा है, जो उसकी रुचि है जो करने में, वही करने देना चाहिए। उस पर हमें अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? क्रियाशीलता हो गया, आनंद हो गया, और अपने कर्तव्य और इच्छा, जो बच्चा करना चाह रहा है, क्रियाशीलताएं जो भी कर रहा है, तो वो कर रहा है जो उसे करने देना चाहिए। उस पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपना चाहिए कि बच्चा ये नहीं ऐसे करो, ऐसो करो, जो भी। तो चलिए आगे देख लेते हैं आंसर में क्या दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा माना है? पाठ्य पुस्तकें तो माने ही नहीं है। बच्चों के खिलौने की तो बात ही नहीं की गई है। बच्चों को अनुशासन देना चाहिए, नहीं, इस पे तो पाबंदी ही लगा रहे थे गिजू भाई। ये तो लिखा ही है कि हमें क्या कहते हैं, जो बच्चे करना चाह रहे हैं उसे करने देना चाहिए, और हमें अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए कि हम बड़ों का जो मन कर रहा है बच्चों से कहें कि नहीं बच्चा ये करो, ठीक है। तो यहाँ पे अनुशासन पे तो पाबंदी ही लगा रहे थे वो, तो ये तो नहीं होगा। एंड पाठ्य पुस्तकें भी नहीं होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें तो दिया ही नहीं है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, बच्चों के खिलौने होगा कि बच्चों की क्रियाशीलता होगा। एक बार फिर से देखते हैं।
तो यहाँ पे खिलौनों की तो बात की ही नहीं गई है। बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता, इन चीज़ों की बात की गई है, लेकिन कहीं पे खिलौनों की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे क्रियाशीलता होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में जो है क्रियाशीलता दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए क्रियाशीलता होगा, ठीक है। खिलौनों की बात भी नहीं की गई है, तो यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा, यहाँ पे क्रियाशीलता वाला होगा, ठीक है, ये वाला कुछ सही है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गीजू भाई अभिभावक को क्या सुझाव देते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए जो गीजू भाई थे वो अभिभावकों से क्या क्या कहते हैं, गीजू भाई जो थे वो अभिभावकों को क्या सुझाव देते थे कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चों के साथ अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए, और जो बच्चे स्वयं काम कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। शायद यही तो लिखा गया था गद्यांश में। चलिए एक बार देख लेते हैं। गीजू भाई क्या कह रहे थे। गीजू भाई घर में बालकों की रुचियों को महत्व देने और उस पर अपनी इच्छाएं आज्ञाएं न थोपने और उसे स्वयं काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियां उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि बालक को स्वतंत्र चेता बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दें। बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर गीजू भाई माता पिता को स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी समझाते हैं। जो बच्चों के माता पिता हैं उनसे गीजू भाई ने ये बात कर रहे हैं कि बच्चे जो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दीजिए, एंड जो स्वयं कर रहे हैं उन्हें स्वयं करने दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज्ञाएं न थोपे, उसे स्वयं काम करने देने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, उसे स्वयं काम करने देने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या दिया गया है। आंसर में है बच्चों पर पूरी तरह से हावी रहना चाहिए। नहीं, हावी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए तो वो आदेश ही नहीं दिए हैं। कौन, गीजू भाई। बच्चों को आदेश देते रहना चाहिए, नहीं अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए, ये भी मना किए थे वो गीजू भाई। बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, नहीं। बच्चों को साहस दिलाना चाहिए, नहीं बच्चे तुम कर सकते हो, उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, उन्हें बहादुर कहना चाहिए, ब्रेव कहना चाहिए कि हाँ बच्चे तुम कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, ये विश्वास नहीं दिलाना चाहिए ना बच्चे तुम कर नहीं सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों को स्वयं काम करने देना चाहिए। तो हाँ, ये बात सही है, यही गीजू भाई ने कहा था कि बच्चों को स्वयं काम करने देने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लगा देते हैं डी नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गीजू भाई मनोचिकित्सक थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, शिक्षाविद थे, प्रधानाध्यापक थे। तो जो गीजू भाई थे वो क्या थे, शिक्षाविद थे कि प्रधानाध्यापक थे, मनोचिकित्सक थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या थे। तो गीजू भाई की शिक्षा पद्धति केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था और उसका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहा था। पर वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता के शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। ये सारी बातें बच्चों के ऊपर बताए हैं, बच्चों के भले के लिए सारी चीज़ें बताए हैं। तो ये क्या थे, शिक्षाविद थे, ठीक है, ये शिक्षाविद थे, ये शिक्षा दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिक्षाविद होगा। आंसर में क्या हो जाएगा, शिक्षाविद थे। तो गीजू भाई क्या थे, शिक्षाविद थे, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, क्रियाशीलता में प्रत्यय क्या है। तो जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के जो शब्द होता है उसके अंत में लगता है, लास्ट में लगता है। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। अगर उपसर्ग जो होता है वो यहाँ पे आगे लग जाता है और यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, जो प्रत्यय होगा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये प्रत्यय हुआ, ठीक है। लास्ट में जो लगेगा वो प्रत्यय। आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो प्रत्यय होता है वो अंत में लगता है, जो उपसर्ग होता है वो सबसे पहले लगता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्रियाशीलता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे क्रियाशीलता में ता प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ता प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या होगा। बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या हो गया। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो संस्कृत जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, तो इसी पैसेज के अंदर जो है 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। पैसेज वो समास हो लेगा, कभी कभी संधि पूछ लेता है, तो कभी अलंकार पूछ लेता है, एंड तत्सम तद्भव पूछ लेता है,
और जो अभी आप देखे प्रत्यय और उपसर्ग पूछ लेता है, ठीक है। तो जो बेसिक ग्रामर होता है ये पैसेज के अंतर्गत पूछता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बेसिक ग्रामर तैयार कर लेते हैं तो आपका पैसेज आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वैसे कठिन नहीं आता है, लेकिन बेसिक ग्रामर पूछता है किसमें, पैसेज में, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या होगा। बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण नहीं, बालक में शिक्षण होगा, बालक से शिक्षण। तो यहाँ पे बाल शिक्षण में बाल शिक्षण का समास विग्रह होगा बालक का शिक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा समास विग्रह, बालक का शिक्षण हो जाएगा, नंबर 1 ए वाला होगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा बालक का शिक्षण, बाल शिक्षण का। किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा। तो किस में बन जाएगा, शिक्षणता। ये तो इसमें कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो शिक्षणता नहीं होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, आनंद, अगर आनंद में ता प्रत्यय लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आनंदता, या ये भी सब कोई सार्थक वर्ड नहीं निकल रहा है। अगर विकास में ता लगा देंगे तो विकासता हो जाएगा। अब यहाँ पे ता लगा देंगे अगर हम, तो यहाँ शिक्षणता हो जाएगा। अगर यहाँ पे ता लगा देंगे हम, तो यहाँ पे भी आनंदता हो जाएगा, विकासता हो जाएगा। तो ये नहीं, इससे कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता में ता वर्ड लगा देंगे तो ये पूरा बन जाएगा स्वतंत्रता। तो ये ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ निकल रहा है, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे स्वतंत्रता वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया काव्यांश। जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है, क्या कहते हैं, उसमें 2 पैसेज पूछे जाते हैं। हिंदी में एक काव्यांश पूछ लिया जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हैं, पोएम नुमा होता है, छोटा होता है, और इससे अर्थ निकालकर क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और जो पहले आता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, उसमें से क्वेश्चन ढूंढकर करने होते हैं, ठीक है। तो ये पोएम वाला है, काव्यांश वाला है, तो इसमें भी से भी आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो काव्यांश नीचे दिया गया है उसमें से मतलब उसको पढ़ करके उसमें से प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बंदनी जननी, मतलब बंदनी जननी किसे कहा गया है, मातृभूमि को माता कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं ताप से उड़की गलेंगी, भित्तियां या लौ की रज में कण में मिलेंगी, मिट्टी में मिलेंगी, ठीक है। रक्त में अपने खिलाकर लाल बादल, तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। कविता में मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है। तो कविता में मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है, तो आप देख लीजिए। कविता में मातृभूमि के लिए बंदनी जननी, मतलब जननी कहा गया है, माता कहा गया है मातृभूमि को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, जननी शब्द आया है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, कौन सा, ये वाला सी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है, जननी शब्द आया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो कविता विविधता और संपन्नता में परिवर्तित करना, बी नंबर, परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना, नंबर सी, आसमान को लालिमा से भर देना, नंबर डी, कठोर परिश्रम से लोहे को गलाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं। कविता का मुख्य स्वर क्या है, कविता का मुख्य स्वर क्या है, यहाँ पे है हम मुक्त कर देंगे, हम स्वतंत्र कर देंगे, हम मुक्त कर दें, कर देने का मतलब है स्वतंत्र कर देंगे। श्रृंखलाएं ताप से उड़ की गलेंगी, भित्तियां यहाँ लौ की रज में मिलेंगी, एंड रक्त से हम अपने खिलाकर लाल बादल, तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे। तो इसका मुख्य स्वर क्या है, हम तुझे मुक्त कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी है मुख्य स्वर, हम तुझे मुक्त कर देंगे, मतलब कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हम तुझे स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी है। तो हम आंसर में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, परतंत्र भारत को स्वतंत्र, ठीक है। कविता का मुख्य स्वर यहाँ पे क्या है, परतंत्र भारत को स्वतंत्र, मतलब हम मुक्त कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रृंखलाएं ताप से उर की गलेंगी, पंक्ति में ताप से अभिप्राय है। यहाँ पे ताप का मतलब क्या कहा गया है? श्रृंखलाएं ताप से उर की गलेंगी, पंक्ति में ताप से अभिप्राय क्या है? तो मतलब कि ताप से यहाँ पे क्या है अभिप्राय? देशभक्ति का प्रबल भाव, हृदय का घोर तप करना, बंधन की बेड़ियों को समझना, लोहे को बहुत गर्म करना। नहीं, यहाँ पे लोहे को गर्म करने की बात ही नहीं की गई है। बंधन की बेड़ियों को समझना ये भी नहीं है। हृदय का घोर तप करना नहीं। तो यहाँ पे हम अपने भारत को स्वतंत्र कर देंगे, यहाँ ये इस चीज़ की बात की गई है। तो इसका मतलब हुआ कि देशभक्ति का प्रबल भाव यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका भाव प्रकट किया जा रहा है? देशभक्ति के प्रति भाव। तो यहाँ पे श्रृंखलाएं ताप से उर की, तब ताप से उर की गलेंगी, मतलब यहाँ पे देशभक्ति के भाव को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देशभक्ति का प्रबल भाव हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उषा का समानार्थी शब्द क्या है? उषा का समानार्थी शब्द क्या होगा? संध्या होगा कि शाम होगा कि भोर होगा कि मंजरी होगा, क्या होगा? तो उषा, उषा का मतलब सुबह होना, एकदम मतलब सवेरा होना, मतलब शाम, और संध्या मंजरी इनका मतलब होता है शाम होना, और जो भोर होना होता है इसका मतलब होगा सुबह होना, और उषा का मतलब भी होगा सुबह होना, किरणों का आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कविता में तिमिर डैश का प्रतीक है। जो कविता में तिमिर दिया गया है वो किसका प्रतीक है? तिमिर किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे किसका प्रतीक है? वहां पे दिया गया था तिमिर परतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, कविता में तिमिर जो है वो अंधकार का प्रतीक है, नहीं संध्या का भी प्रतीक नहीं है, रात का भी प्रतीक नहीं है, यहाँ पे स्वतंत्रता परतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ पैसेज में, ये रहा। श्रृंखलाएं तब से उर की गलेंगी, भित्तियां या लौ की रज़में मिलेंगी, रक्त से अपने मिलाकर लाल तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे। तिमिर का मतलब उषा, उषा आरक्त कर देंगे मतलब सुबह। ठीक है, इसमें हम आरक्त कर देंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा गया, कहाँ गया? परतंत्रता, तिमिर का हुआ यहाँ पे परतंत्रता होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाल बादल खिलना का भाव क्या होगा? स्वयं का बलिदान देना, बादलों में लाल रंग भरना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, शत्रुओं को रक्त रंजित करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल बादल खिलाना, मतलब कि अपनी भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे देना। जैसे हमारे देश बलिदान, मतलब हमारे देश के लिए बहुत से सैनिकों ने बलिदान दे दिया अपना, तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है लाल बादल खिलाना, मतलब कि स्वयं का बलिदान दे देना। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर में? यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, स्वयं का बलिदान देना। ठीक है, आगे देखते हैं। बस आज इतना ही हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।